today is demand analysis. तो आज हम समझेंगे that what do you mean by demand, what are the types of demand and other topics that are covered under this section. Okay, so without wasting time, let's start. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिमांड बोला किसे जाता है. So for that, you have to remember just a simple formula as to what defines demand. अब डिमांड के इस फॉर्मूला में तीन चीजें आती हैं. पहली है डिजायर, दूसरी है एबिलिटी टू पे एंड द थर्ड थिंग इज willingness to pay. Willingness to pay. Now, before explaining this formula, I would like to tell you कि demand analysis हमेशा consumer behavior को study करता है कि कोई consumer किस तरीके से चीजों पे रिलेट करता है या किस तरीके से बिहेव करता है when it comes to demanding a particular product. Now, again, before going forward, let's come back to the definition of demand. Demand is equal to desire. Desire का मतलब होता है इच्छा होना. Now, इच्छा होना तो इच्छा तो हर ह्यूमन बीइंग की हो सकती है, बराबर. तो रईस आदमी हो, गरीब आदमी हो, इच्छा तो किसी के भी दिल में हो सकती. पर गरीब अगर ये इच्छा रखे कि मुझे BMW चाहिए तो दैट इज अ मियर डिजायर, नॉट अ डिमांड. अगेन क्यों ये सिर्फ मियर डिजायर है? क्योंकि उसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है, उसके जेब में पैसे नहीं है. तो अगर हमको डिमांड में कन्वर्ट करना है अपनी डिजायर को, तो दूसरी चीज जो हमारे पास होनी चाहिए दैट इज एबिलिटी टू पे, मतलब जेब में पैसे. एंड द थर्ड थिंग, विलिंगनेस टू पे. अब आदमी के पास पैसे रहते हैं, बट जरूरी नहीं कि हर शख्स पैसा खर्च करने को तैयार हो. कंजूस भी रहते ना कुछ लोग. तो इसीलिए क्या जरूरी है कि पहले तो इच्छा हो किसी चीज को खरीदने की, उसके बाद आपकी जेब में पैसे हो, फिर उसके बाद आप उस पैसों को भी खर्च करना चाहते हैं, तब जाके ये बनता है डिमांड. I hope आपको ये समझ गया होगा. Now the points that you have to remember is demand is dependent on consumer behavior या related to consumer behavior या this study shows कि how the consumer is going to behave. In simple words. Now this is also related to time and price. कीमत अगर ज्यादा होगी तो एक कंज्यूमर कम चीजें खरीदेगा. अब ऑब्वियसली हम इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त हमेशा जब एग्जाम्पल लेते हैं तो ऐसे इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी मनस्थिति, मतलब सोचने और समझने की क्षमता नॉर्मल हो. तो ऐसे इंडिविजुअल को बोला जाता है रैशनल मैन. तो रैशनल मैन हमेशा ये देखता है कि जब कीमत ज्यादा होती है तो वो थोड़ा डिमांड कम करता है, और जब कीमत कम होती है तो वो डिमांड थोड़ा ज्यादा करता है. ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू प्राइस, देन दिस इज रिलेटेड टू टाइम. नाउ लिसन, अब अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो आप ठंड में उसी स्वेटर को खरीदने के लिए थोड़े ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, जिसके लिए नॉर्मली आप गर्मी में एक फूटी कौड़ी ना निकालें जिस स्वेटर को खरीदने के लिए. तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम. या जब हम डिमांड का कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये हमेशा देखते हैं कि अगर कोई चीज बिक रही है तो कितने पीरियड ऑफ टाइम में कितना सामान बिक रहा है. क्या मेरी दुकान, अगर मेरी दुकान है तो मेरी दुकान से क्या 5 किलो शक्कर 10 रुपए के भाव से रोज बिकता है, या 5 किलो शक्कर 10 रुपए के भाव से एक महीने में बिकता है. तो बोलने का मतलब ये है दिस इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सेंटेंस बोलेंगे हम. देखो ऐसा, डिमांड फॉर शुगर
is 5 kgs at the rate 10 rupees per kg per day. Getting it? Now what we are trying to explain is, what we are trying to relate demand with, कि demand for sugar is 5 kg at the rate 10 per kg. So this tells us the price and this tells us the time per day. And hence demand is called as a relative term. Relative term. Okay? Now we will start with individual demand schedule and individual demand curve. तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ ये जो नेम है, वर्ड है इंडिविजुअल, यही डिफाइन करता है कि हम इस टॉपिक में ये समझेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड किसे बोलते हैं। डिमांड क्या है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जब किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड को कंसिडर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर गिवन प्राइस ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड. So if we define it in a sentence, we can say individual demand is the demand made by an individual at a given price on a given period of time. That is individual demand. Now जब हम इसको explain करते तो इसके साथ हमें इसका individual demand curve बनाना पड़ता है और individual demand schedule बनाना पड़ता है. तो first thing in economics is demand schedule and then demand curve. Now beta listen to me carefully. Economics के हर question में if they are expecting you to make a schedule and curve, you have to do that. Specifically कभी बोलेगा नहीं कि make that curve or explain the schedule. But अगर पढ़ते वक्त आपने किसी टॉपिक से रिलेटेड शेड्यूल एंड कर्व को पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको पेपर में वो ड्रॉ करना है. नाउ शेड्यूल में हम क्या बताएंगे कि एक टैबुलर स्टेटमेंट होता है. शेड्यूल इज नथिंग बट अ टैबुलर स्टेटमेंट गिविंग द डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस. सो एक तरफ आएगा प्राइस और एक तरफ आएगा डिमांड. नाउ जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि रैशनल कंज्यूमर क्या अज्यूम करके चलता है या क्या मान के चलता है कि जब रेट्स ज्यादा होते हैं तो वो थोड़ा डिमांड कम करता और जब रेट्स कम होते हैं तो वो चीजों की डिमांड ज्यादा करता है. तो विल गो विद द सेम एग्जांपल कि जब प्राइस 10 है तो इज डिमांडिंग ओनली 1 kg. ये यहाँ पे लिख दीजिए आप इन kgs so that you don't have to write it again and again. So when the price is 10, he is demanding 1 kg. फिर यहाँ पे प्राइस को हम क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे. और दूसरी तरफ जैसे कि प्राइसेस कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ द डिमांड विल इंक्रीज. ओके, सो ये बन गया आपका डिमांड शेड्यूल. लिखेंगे कैसे इसको? डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट अ टैबुलर representation of different quantities demanded at different level of prices. Okay, now इसी को आपको बनाना है कर्व के फॉर्म में. सो कर्व के फॉर्म में जब हम इसे बनाते हैं तो एक होता है आपका 0 से x एक्सिस और एक होता है आपका y एक्सिस. y एक्सिस पे ले लीजिए प्राइस और x एक्सिस पे ले लीजिए डिमांड. Now prices are going from 10 to 5 and this demand is going from 1 to 6. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और क्योंकि ये 5 से 10 तक जा रहा है तो I can start it from 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now what you have to do is, देखो जब 10 रुपए कीमत है तो 1 किलो की डिमांड है. तो जब 10 रुपए कीमत है, ये प्राइस है हमारा, तो 1 किलो की डिमांड है. मैच दीज 2 पॉइंट्स ओवर हियर एंड हियर.
और यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, ठीक। नाउ दूसरा 9 रुपए जब प्राइस है तो 2 किलो की डिमांड है, यानी दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और इसी तरीके से हम अपने सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। ओके, नाउ यू कैन सी आई हैव गॉट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स ऑन द टेबल। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद जो हमारे सामने एरो बन के आया इसे बोलते हैं डिमांड कर्व, डीडी। ओके, आगे लेटर ऑन स्टेज में हम पढ़ेंगे कि इस डिमांड कर्व की प्रॉपर्टीज एंड ऑल क्या है, बट फॉर नाउ दिस इज इंडिविजुअल डिमांड, द डिमांड मेड बाय एन इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर प्राइस और अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देन उसके बाद आया डिमांड शेड्यूल और उसके बाद आया डिमांड कर्व। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट डिमांड। So market demand is nothing but the sum total of the individual demand. See, when you go out to the market, क्या आप अकेले होते हो क्या जो मार्केट में घूम रहे होते हो? नहीं, आपके जैसे और भी कस्टमर्स होते हैं जो अपनी अपनी खरीदारी के लिए मार्केट में आए हैं। So definitely we see many consumers in the market. तो जब क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मार्केट डिमांड, तो इट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड। नाउ द क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड इन द सेम वे जैसे इंडिविजुअल डिमांड आंसर किया था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यहाँ पे भी द फर्स्ट थिंग दैट वी एक्सप्लेन इज डिफाइन मार्केट डिमांड, देन मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड देन मार्केट डिमांड कर्व। अब देखो ये जो शेड्यूल आपके सामने है, I'll explain it to you. Price of the commodity is taken on y-axis, जो कि अगेन कैसे दिखाई दे रही है, 10 8 6 4 2, that means it is decreasing. Okay, then quantity on x-axis, fine, quantity demanded on x-axis। अब ये कंज्यूमर ए का चार्ट है, कंज्यूमर बी का चार्ट है, कंज्यूमर सी का चार्ट है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 कंज्यूमर्स के। तो क्या दिखाई देता है, जब 10 रुपीज प्राइस है तो कंज्यूमर ए कितना खरीद रहा है, 5 किलो। ओके, जब प्राइस कम हो रहा है 8, तो कंज्यूमर ए कितना खरीद रहा है, 10 किलो। तो क्या दिखाई देता है बेटा, अगर आप सिर्फ ये 2 चार्ट को देखो तो क्या दिखाई देता है, जैसे जैसे रेट कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या होते जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। सिमिलरली विद बी, when the price is 10, the demand is also 10 kgs. But what we see is कि वो भी क्या करता है, डिमांड को बढ़ाते चले जाता है, और फिर सी भी क्या कर रहा है, डिमांड को बढ़ाते चले जा रहा है। Now what we have to do is we have to add this up. This plus this is equal to 30. 5 plus 10 plus 15 is equal to 30. And similarly ये सबको ऐड कर करके हमें जो मिल गया है कॉलम, उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। नाउ आप इसको लिखेंगे कैसे, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स मेड बाय डिफरेंट कंज्यूमर्स। ओके, नाउ after this you have to prepare your demand curve. Again, on y axis you take the price, on x axis you take the demand. Prices 10 8 6 4 2, और यहाँ पे ये देखो 30 से लेकर 90 तक जा रहा है, तो हमने ऐसे गैप लिया 20 40 60 80 100, फिर इनको पॉइंट वाइज ज्वाइन कर दिया, तो वी गेट डिमांड कर्व, बट दिस इज मार्केट डिमांड कर्व। Okay, now the next topic, as you can see on the board, types of demand. अब देखो DDJCC या फिर D2C3, इस तरीके से हम इस टॉपिक को याद रखते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड D2C3। नाउ व्हाट इज D2? तो पहले उसमें आता है डायरेक्ट डिमांड। लिसन, फर्स्ट वी विल डिफाइन डायरेक्ट डिमांड, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। डायरेक्ट डिमांड इज व्हेन अ कंज्यूमर
directly demands a particular thing for his consumption, that is called as direct demand. या फिर when a consumer demands a particular product for his direct consumption, that is called as direct demand. That means जब कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर चीज को खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए या कंजम्पशन के लिए, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड. जैसे कि हमने मोबाइल खरीदा, या फिर हम किसी आइसक्रीम पार्लर में जाकर आइसक्रीम खरीद के खा ले रहे, या फिर हम कहीं परचेजिंग कर रहे ऑफ शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, मोबाइल, इन्हें बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड. देन सेकेंड डिराइव्ड डिमांड या फिर इनडायरेक्ट डिमांड. नाउ लिसन, क्या होता है कि जैसे हमें गर्मी लगती, सो हमें चाहिए कूलर. नाउ कूलर हमारी डिमांड है, बट यही चीज जब किसी इंडस्ट्री में बनती है, कूलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब कूलर बन रहा है, तो वो जो कूलर प्रोड्यूस करने वाला बंदा है वो बहुत सारी चीजें डिमांड करता है. रॉ मटेरियल जो भी लगेगा, लोहा हो गया, फैन हो गया, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गए, बटन्स हो गए, तो वो सारी चीजों की डिमांड वो कूलर मैन्युफैक्चरर कर रहा है ताकि मेरी कूलर लेने की डिमांड क्या हो सके, सैटिस्फाई हो सके. तो ऐसी डिमांड को बोला जाता है इनडायरेक्ट या डिराइव्ड डिमांड. दैट मींस व्हेन द डिमांड ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर थिंग, दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड डिमांड. ठीक है. द थर्ड टाइप ऑफ डिमांड इज कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. नाउ इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे? व्हेन टू और मोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ सिंगल वांट, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. ठीक है ना. जैसे कि यहां पे देखो, जॉइंट डिमांड का एक एग्जांपल लेते हैं हम, कार एंड पेट्रोल. See, my demand is, or I want to travel from my home to my office place. For that, I need a car and I need petrol in my car. Yes or no? ना तो बिना कार के पेट्रोल कोई काम का है और ना बिना पेट्रोल के कार कोई काम की है. तो क्या देख रहे हैं हम? दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, तब जाकर मेरी एक रिक्वायरमेंट पूरी होगी ऑफिस तक पहुंचने की. इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, इसी को हम जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं. ठीक है. देन कॉम्पोजिट डिमांड, व्हेन वन थिंग कैन बी पुट टू डिफरेंट यूजेस, we say that the product has composite demand. Now listen, electricity is the best example. Electricity can be used in the form of light. Electricity can be used in the form of air, fresh air जो fan से मिलती है हमको. Electricity can be used in the form of washing machine for washing your clothes, even in the form of heater. तो ऐसे बहुत सारे several uses है electricity के. Fine. And the last one is competitive demand. Now competitive demand का मतलब होता है जब एक प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन में हो, तो ऐसे गुड्स को बोला जाता है they have competitive demand. For example, Pepsi and Coke, tea and coffee. So the 5 types of demand, we'll go through it फटाफट. Direct demand, indirect या derived demand, then complementary या joint demand, composite demand and competitive demand. What is the short form to learn this answer? D2C3. Okay. The next topic is determinants of demand. That means what are the factors that decide what will be the demand of a particular product. तो सबसे पहला फैक्टर जो डिसाइड करता है कि डिमांड कितनी रहेगी, दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी और अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी. दैट मीन्स द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फैक्टर दैट डिसाइड्स द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इट्स प्राइस, खुद की कीमत.
ओके तो ये सोच के चलो बेटा कि जो चीजें महंगी होती है रैशनल कंज्यूमर उनकी थोड़ी कम डिमांड करता है और जो चीजें सस्ती होती है वो थोड़ी ज्यादा डिमांड करता है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर मेरा कंज्यूमर जो है जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हमने ये बोल के रखा हुआ है कि ही इज अ रैशनल कंज्यूमर, अगर वो हाई इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है, उसके पास पैसे ज्यादा है, तो बट ऑब्वियसली वो हर चीज खरीद सकता है। बट वही अगर हमारा कंज्यूमर पुअर है तो ही विल थिंक बिफोर बाइंग एंड कम चीजों की खरीदारी होगी। ओके प्रैक्टिकली ये बिल्कुल सही बात है। एंड प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट? टी इज द सब्स्टिट्यूट फॉर कॉफी, पेप्सी इज द सब्स्टिट्यूट फॉर कोका कोला। सो अगर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में असर पड़ता है तो बट ऑब्वियसली उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड पे असर पड़ेगा। नाउ व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि अगर देखो कॉफी है, इन जनरल देखा जाए तो कॉफी महंगी होती है, बट अगर कॉफी के प्राइसेस कम हो जाए सो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कॉफी सस्ती हो गई ना, तो जो लोग चाय पी रहे हैं वो लोग हो सकता है कि कॉफी पे शिफ्ट हो जाए, यानी इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग टी दे विल स्टार्ट ऑर्डरिंग यू नो कॉफी। तो क्या दिखाई देगा कि कॉफी की प्राइस कम होने की वजह से टी की डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि चाय पीने वाले लोग कहां शिफ्ट हो गए? कॉफी पीने में शिफ्ट हो गए, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे हमने यहां इसमें एग्जाम्पल में पढ़ा था कार एंड पेट्रोल। ओके दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पेन एंड इंक दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब बोथ गुड्स आर रिक्वायर्ड टुगेदर फॉर सैटिस्फाइंग वन वर्ड। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर कार के रेट्स कम हो जाते हैं so what will happen, लोग ज्यादा कार खरीदने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार क्या हो गई बेटा? सस्ती हो गई। अब अगर कार सस्ती हो गई, लोगों ने कार खरीद ली है, तो बिना पेट्रोल के तो नहीं चलने वाली ना कार, तो होगा क्या कि पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में? कार के रेट्स कम होने की वजह से पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई है। तो दिस इज price of complementary goods affecting the demand of other complementary goods. Okay, then nature of the product. अब देखो नेचर में हम क्या स्टडी करते हैं? पेरिशेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इफ द गुड्स आर पेरिशेबल, पेरिशेबल गुड्स किसको बोला जाता है? जैसे कि दूध, दही, यू नो, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दीज आर पेरिशेबल गुड्स जिनका लाइफ जो होता है, लाइफ स्पैन कम होता है। तो यहाँ कैसा होता है कि जब गुड्स फ्रेश होते हैं तब उनकी थोड़े से रेट्स ज्यादा रहते हैं, और जब उनका यू नो लाइफ स्पैन ऐसे कम 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 होके खराब होने लगते गुड्स, तब उनका रेट्स कम हो जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पेरिशेबिलिटी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब हाउ लॉन्ग द गुड्स कैन लास्ट। नाउ लिसन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करते हैं, मोबाइल फोन, हेडफोन्स, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, तो एक बात बताओ, ये कभी ऐसा होता है क्या कि 3 महीना पुराना है इसमें सस्ता मिलेगा, या एकदम फ्रेश माल आया बोल के महंगा मिलेगा? नहीं, ऐसा केस नहीं होता। तो इसीलिए नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो डिटरमाइंस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, कितना बिकने वाला है एंड ऑल दैट। देन साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यू नो इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, तो इतने सारे लोगों को बहुत सारी चीजें लगती हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और अगर हम एक छोटे से यू नो कंट्री की बात करें या आइलैंड की बात करें जहाँ पे कुछ हजार लोग ही रहते हैं, तो वहां पे तो चीजों की डिमांड कैसे होने वाली है? बहुत कम। सो साइज ऑफ द पॉपुलेशन। देन एडवर्टीजमेंट,
किसी भी प्रोडक्ट का कितना अच्छा एड आता है ये भी डिसाइड करता है कि आगे जाके उसकी कितनी डिमांड होने वाली है. दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ डिमांड ऑफ दैट product. Okay, after that, expectation about the future prices. Now listen, if you are expecting that in future iPhone 7 के रेट और कम होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि iPhone 12 आने वाला है, so जो 7 के रेट से वो कम हो जाएंगे. So what we do is, if we are planning to buy iPhone 7 and if I know कि in near future the prices are already going to get lower, so what a rational consumer will do? He will wait. Why he will wait? Until the prices lowers down and he can buy that product. Okay? Now similarly, अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाके किसी प्रोडक्ट के रेट बढ़ने वाले हैं, तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर हम क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट को अभी खरीद लेंगे. समझ में आई बात? So expectation about the future prices. Then taste, habit and fashion. डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट, अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद है तो भले ही कुछ भी रेट रहे, लोग उसे खरीदते ही है, खाते ही है या पीते ही है. हैबिट, आदत. स्मोकर्स होते हैं, cigarette smoking is injurious to health, but still if it is a habit, people spend money on that. And then fashion, लेटेस्ट फैशन के लिए हम कोई भी रेट्स देने को तैयार हो जाते हैं, और जो चीजें आउट ऑफ फैशन होती है उसके लिए उसको हम ना सेल में भी नहीं खरीदते. ठीक है, दैट इज द सीन. देन लास्ट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन. आपकी कंट्री की गवर्नमेंट कितना टैक्सेस लगाती है किसी प्रोडक्ट पे, ये भी डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी. हो सकता है ज्यादा टैक्सेस चार्ज करने की वजह से चीजों के रेट एकदम ज्यादा हाई हो जाए, या कम टैक्सेस की वजह से रेट्स कम है. तो ऑब्वियसली अगर रेट कम होंगे और जरूरत की चीज है तो रैशनल कंज्यूमर खरीदेगा ही खरीदेगा. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं. फर्स्ट थिंग इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकेंड थिंग इज इनकम of the consumer obviously, then price of substitute good. कॉफी के प्राइस कम होंगे तो उसका असर टी की डिमांड बढ़ जाएगी. then price of complementary goods, यानी कार के रेट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली कार की डिमांड बढ़ेगी, और कार की डिमांड बढ़ेगी मतलब पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी. नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, पेरिशेबल प्रोडक्ट है या ड्यूरेबल प्रोडक्ट है. then size of the population, कितने लोग रहते हैं आपके देश में. एडवर्टीजमेंट plays a very important role. Expectation, आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं आप प्रोडक्ट को लेकर, आपका टेस्ट, आपके हैबिट, आपके फैशन. एंड लास्ट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन. ओके.